नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के घर को लेकर अहम घोषणा की। लोगों की समस्याओं का धरातल पर समाधान, 2024 का चुनाव स्वाभिमान का बुनियाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां देश को विकसित और समृद्ध देश बनाएगी, इस बार फिर चलेगा मोदी का मैजिक, राठौड़। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी घप्रिकम 2024 का शुभारंभ कल से। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट में मिडिल क्लास की उम्मीदें जगाई है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार घर खरीदने और बनाने के लिए एक आवासीय स्कीम लाने जा रही है। वित्त मंत्री ने 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार किराए के घरों, झग्गियों, चोलों या अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्ग को अपना घर खरीदने और बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसके अलावा सीतारमण ने कहा कि कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इससे परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री के संकल्प का अनुसरण करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अगली पीढ़ी के लिए सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अभूतपूर्व विकास और सुनहरे पल होंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले 10 सालों में लोगों की समस्याओं का धरातल पर समाधान हुआ। मोदी जी की प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा और भौतिक विकास रहा। इस साल का चुनाव स्वाभिमान का चुनाव है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। पूनिया ने कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव परिवर्तन का था, 2019 का भरोसे का, अब 2024 का चुनाव स्वाभिमान का है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने धरातल पर रहकर लोगों की समस्याओं को दूर किया। चुनावी वादे पूरे किए जाने के साथ विकास हुआ है। इस बार भी जनता उनको विश्वास में लेकर जताएगी। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी जी की प्राथमिकता रही है कि महिलाएं सुरक्षित रहे और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए उनका फोकस महिलाओं को लेकर रहा। उन्होंने कहा कि चाहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो या मोदी, राजस्थान में स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत या फिर वसुंधरा राजे की सरकार रही हो, सभी ने लोगों की समस्याओं का हल किया और धरातल पर रहकर कार्य किया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार भी धरातल पर है। आज राजस्थान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, तो पेपर लीक के लिए एसआईटी गठित की है। सरकार अभी बनी है, धीरे धीरे कार्य सामने आएंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के जोधपुर पहुंचने पर यहां सर्किट हाउस में कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चाहते नहीं जीतेंगे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में बिल्कुल धरातल पर जिस तरीके से आम आदमी की समस्याओं का समाधान हुआ, सहूलियत मिली, ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिला जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं मिला था, जिसका उसका जायज़ अधिकार था। बहुत सारे ऐसे वैचारिक मुद्दे थे जिनका समाधान हुआ। 22 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखा, आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, शुभारंभ हुआ। कुल मिलाकर इस देश की धरती के हिसाब से, देश की संस्कृति और विरासत के हिसाब से जो निर्णय होने थे उससे स्वाभिमान हुआ, भारत की साख बढ़ी। और इसलिए 2014 का वोट परिवर्तन का था, 2019 का वोट भरोसे का था और 2024 का वोट देश के स्वाभिमान का वोट होगा। और इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि 25 की 25 राजस्थान की लोकसभा सीटें जीतेंगे। पार्टी ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पूरे देश भर में प्रमुख नेताओं को अलग अलग लोकसभा जिम्मे करी हैं। पार्टी की संगठनात्मक जितनी हमारी ताकत है उसको और ज़्यादा पुष्ट करेंगे। राजनीतिक रूप से और रणनीतिक तौर पर पार्टी पूरे तरीके से तत्पर है।
ख्याल से लोकहित की जितनी नीतियां हैं उनका नाम अलग हो सकता है और तरीका अलग हो सकता है। पिछली सरकार की कमजोरी ये थी और कांग्रेस की पिछले 70 सालों की कमजोरी ये रही है, घोषणाएं करती है, नीतियां बनाती है, कागज़ पे रखती है, लेकिन धरातल पर जब क्रियान्विति की बात आती है तो विफल होती है। और कांग्रेस का सत्ता से बाहर रहने का भी कारण यही है। वाजपेयी जी से लेके मोदी जी तक, भैरव सिंह जी से लेके वसुंधरा जी तक और आज भजन लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आम आदमी की सहूलियत के लिए चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, सड़क हो, स्कूल हो, तमाम इन बातों पर पार्टी ने पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर लीक पर SIT हुई, ERCP का उसमें घोषणा हो चुकी। जो ऐसे बुनियादी मुद्दे थे उन मुद्दों पर पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा क्योंकि चुनाव हैं और इसलिए कुछ बंदिशें हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार राजस्थान को बेहतर शासन देगी। देश में कभी कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के हालात बदतर हैं, लेकिन योगी जी के राशन और शासन ने वहाँ की महिलाओं को खास तौर पर एक सुरक्षा दी, खाद्य सुरक्षा भी दी और उनको भौतिक सुरक्षा भी दी। राजस्थान की सरकार ने भी उसी तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर जो हमारी कानून व्यवस्था उसको दुरुस्त करने के लिए खूब प्रभावी कदम उठाए हैं। सरकार अभी आई है और सरकार को थोड़ा वक्त लगता है जमने में, तो मुझे लगता है कि इतना समय जनता भी देगी और मुझे पूरा भरोसा है कि महिलाओं की सुरक्षा मोदी जी के राज में उनके निर्देश पर हमारी प्राथमिकता में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री एवं नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों से देश विकसित भारत और समृद्ध देश कहलाएगा। इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा और जनता उन्हें तीसरी बार शासन सौंपेगी। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे आज जोधपुर में मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह के दाह संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए हुए थे। राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम बजट पेश किया गया है, जो कि विकसित भारत की नींव रख रहा है। उनकी गारंटियां देश को विकसित, समृद्ध और समर्थ देश बनाएगी। अंतरिम बजट में जो घोषणाएं की गई है उससे राजस्थान को काफी फायदा होगा। आज मैं संवेदना व्यक्त करने आया हूं। मानवेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद, मेरे साथ विधायक भी रहे। दुखद दुर्घटना हुई, उनकी पत्नी के निधन पर उनके दाह संस्कार में भाग लेने आया हूं। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट हिंदुस्तान में आधारभूत संरचनाओं को पंख लगाएगा और 2047 तक ये देश दुनिया का सिरमौर बने। पांचवी अर्थव्यवस्था से हम आगामी कुछ ही वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं। नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, उद्यमियों को और सामान्य वर्ग को समर्पित ये बजट प्रस्तुत हुआ है। देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक घरों में, जो गरीब के घर, उनमें 300 यूनिट बिजली उनको मुफ्त मिले। ये गरीबी उन्मूलन का एक नया क्षेत्र में प्रवेश है। मोदी जी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे ऊपर निकल चुके हैं और अब गरीब के जीवन में परिवर्तन हो, इस नाते जहां एक और जितने भी अब नए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनेंगे उसमें 70% महिलाओं को देने का निर्णय किया है, वहीं महिला स्वावलंबन के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी अपने पैरों पर वो हमारी महिलाएं खड़ी हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बड़ी वृद्धि ये संकेत कर रही है कि देश के अंदर आधारभूत संरचनाएं आगे बढ़ेगी और विशेष तौर पर युवाओं के लिए कॉर्पस बनाना, 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को लाभान्वित करने के लिए एक बड़ा फंड का कॉर्पस बनाना MSME उद्योग को गति देगा
वहीं एक नया नारा हिंदुस्तान बदलते हिंदुस्तान के अंदर अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान यानी अनुसंधान के क्षेत्र में नभ से लेकर थल और थल से लेकर भूगर्भ तक सब जगह पर अंतरिक्ष तक हमारा अनुसंधान हमारे वैज्ञानिकों ने इस वर्ष किया है। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गति के अंदर जो कॉरिडोर बन रहे हैं उसका लाभ राजस्थान को होगा। हमारी नई शिक्षा नीति के अंदर जिस प्रकार के व्यवहारिक पहलू के साथ साथ हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करने की बात कही, उसी के अनुरूप राजस्थान की सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। पिछली बार सरकार ने इतिहास को विकृत करने का जो काम किया था वो भी सबके सामने है। के अंदर उपकरण और दवाई खरीद ली जाए, जब ये रिकॉर्ड पर बात आती है तो निश्चित तौर पर ये सरकारी धन का दुरुपयोग है और हर गलती सजा मांगती है। गहलोत साहब ने कहा था, तो गलती करने वाले किरदार चाहे कोई भी हो, निश्चित तौर पर जब जांच में सामने आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। कार्रवाई करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी को है, परंतु जिस प्रकार धीरे धीरे परतें खुल रही है वो सब चीज़ें सामने आ रही है। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में दिनांक 2-3 फरवरी को विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग व काश्यपी आयुर्वेद गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेरिटिशियन फाउंडेशन राजस्थान एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में गप्रिकम 2024 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 2 फरवरी को प्रातः 11 बजे हमदर्द यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के कुलपति फारूकी उज जमान एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की गरिमामय उपस्थिति में होगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में राजस्थान सहित महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा से विषय विशेषज्ञ तथा शोध अध्येतागण शामिल होंगे। जैसा कि आपको दिनेश जी ने बताया, विश्वविद्यालय की जो स्त्री व प्रसूति रोग डिपार्टमेंट है वो और कगॉफ एक संस्थान है जो राष्ट्र स्तरीय प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों का एक ग्रुप है। इन दोनों के सौजन्य से विश्वविद्यालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में 2 और 3 फरवरी को गर्भोकर्म राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। इसमें स्टेक होल्डर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री से आएंगे। लगभग 360 स्टेक होल्डर्स ने अभी तक रजिस्टर किया है हमारे साथ में। इसमें हम 2 दिन तक लगातार स्त्री और प्रसूति रोग विषयों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी, शोध पत्र पढ़े जाएंगे और इसी में हमारा जो इंट्रोडक्टरी जो हमारा इनॉग्रल प्रोग्राम होगा उसमें हम हमदर्द यूनिवर्सिटी जो बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी है उसके वीसी के साथ हम एक MOU भी साइन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि माता जो होती है, जो गर्भ को 9 महीने धारण करती है, उसका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे ज़रूरी और ध्यान देने के लायक चीज़ होती है। हर परिवार में ये जो 9 महीने होते हैं सास के लिए, माता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो इस अवधि में माता के स्वस्थ रहे, शिशु स्वस्थ रहे, इसके लिए आयुर्वेद का जो हमारा स्त्री और प्रसूति रोग विभाग है तत्पर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है और इसी कार्य की एक राष्ट्रीय स्तरीय हमने संगोष्ठी आयोजन किया है। इसकी डिटेल मैं चाहूँगी, हमारे जो स्त्री और प्रसूति रोग विभाग की HOD हैं डॉक्टर नीलिमा जी हैं, वो आपको डिटेल में इस संगोष्ठी के बारे में बताएंगे। ये हम प्रसूति स्त्री रोग विभाग और कगोफ राजस्थान चैप्टर देश भर का एक प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ जुड़े हुए हैं और पर्टिकुलर में हमारा कगोफ राजस्थान चैप्टर ने तय किया है कि इस संगोष्ठी को आयोजन करना है इस साल। तो हमने इस संगोष्ठी का आयोजन इस गर्भोपक्रम का नाम इसलिए दिया है कि गर्भ के दौरान जो भी है उनको मातृ मृत्यु दर जो भी है इन गर्भधारण के समय में जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, इस वजह से होने का संभावना है, मृत्यु होने का संभावना है ज़्यादा बढ़ता है। इस चीज़ को हमने ध्यान रख के
गर्भोपक्रम के ऊपर गर्भधारण काल जो भी है उनके लिए हम पूरा एविडेंसेस देश भर का सभी जगहों से मतलब बहुत स्टेट से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं एक्सपर्ट्स। उसको क्या है कि हम एक जगह लेके आना चाहते हैं और उसको एक एविडेंस्ड बेस देके हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर मतलब गर्भधारण काल में जो भी है करनी है वो सामान्य परिचर्या हो विशेष परिचर्या हो वो सब एक जगह लेके आके इसको हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बनाने का प्रक्रिया हमने किया है एंड उस दौरान जो भी है लगभग 200 पेपर्स हमारे पास आ चुके हैं और उसमें हमने विषय विशेषज्ञों से बात करने के लिए 5 प्लेनरी सेशन मतलब उसमें पूरा विषय विशेषज्ञों के साथ वो चर्चा किया जाएगा। गर्भधारण से पहले कैसे रहे तो गर्भधारण काल अच्छा रहेगा और उसके बाद भी जो डिलीवरी होगा वो कैसे अच्छा कर सकते हैं और उसमें आयुर्वेद का विज्ञान के साथ हम पूरा डिज़ाइन करके उसको एक बाहर निकालना चाहते हैं हम लोग। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जो बोलते हैं गर्भधारण काल में हम पूरा उसको निकालना चाहते हैं। इस वजह से हम सभी लोगों को इनवाइट किया है। सभी बड़े बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली है, गोवा है और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग आ रहे हैं और उसको 5 प्लेनरी सेशंस में हम डिवाइड किया है। उसमें एक सेशन में 2 लोग होंगे और एक सेशन में जो है उधर वो प्रत्यक्ष रूप से वो बता देंगे कि कैसे गर्भधारण काल में क्या क्या हमें करना है। उस चीज़ को स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद वाले सब उधर प्रदर्शन करेंगे और एक मॉक ड्रिल भी है। तो उस दौरान सभी ऑडियंस को डेलीगेट्स को जितने भी आ रहे हैं उसको हम प्रदर्शन नरेश एवं पूर्व सांसद गजसिंह के मुख्य संरक्षण में मारवाड़ी नस्ल के उन्नयन व संरक्षण के लिए नवा 2 दिवसीय मारवाड़ हॉर्स शो 3 व 4 फरवरी को ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर व मारवाड़ी हॉर्स बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड एयरपोर्ट रोड पर आयोजित होगी। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी व मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया जोधपुर के सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि इस हॉर्स शो में देश के विभिन्न प्रदेशों के स्टड बुक द्वारा रजिस्टर्ड घोड़े भाग लेंगे व 2 दिन विभिन्न अश्व प्रतियोगिताएं होंगी। मारवाड़ी हॉर्स शो जो है 3 और 4 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। ये महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पे आयोजित होगा। इसके अंदर इंडिया भर से घोड़े पार्टिसिपेट करेंगे। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से घोड़े इसमें पार्ट लेंगे। करीब 350 से 400 घोड़े इस आयोजन में आएंगे। इसके अंदर बेस्ट एनिमल ऑफ द शो और स्टैलियन क्लास, ब्रूडमेयर क्लास, कोल्ट मिल्क टीथ, कोल्ट फिली मिल्क टीथ, इसमें 9 कैटेगरीज में कैश प्राइज दिए जाएंगे। किस तरीके की मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी इसको 9 साल हो गए आयोजित करा रही है। हमने इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स तय किए हैं। उस हिसाब से घोड़ों में घोड़े जो पार्टिसिपेट करेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके कंपटीशन है कि जो क्वालिफाई वही घोड़े होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है। इसलिए मारवाड़ी ब्रीड को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जोधपुर देहात दक्षिण जिले के गांव चलो अभियान लोकसभा चुनाव पूर्व तैयारी को लेकर जिला बैठक आज सन सिटी हॉस्पिटल के पास स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में आयोजित हुई। भाजपा देहात के जिला मंत्री व जिला मीडिया संयोजक रमेश बिश्नोई ने बताया कि कार्यशाला के प्रथम सत्र में जिला अध्यक्ष जगराम बिश्नोई ने गांव चलो अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि हमें
गांव गांव डाणी डाणी में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। द्वितीय सत्र में गांव चलो अभियान के प्रदेश सह संयोजक मुख्य वक्ता पूर्व विधायक प्यारीलाल बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दूर दराज बैठे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिले। हमें लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू करनी है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिलवाने का कार्य करना है। गांव में घर घर जाकर इस अभियान को सफल बनाना है। देखिए, आज जोधपुर दक्षिण जिले की कार्यशाला है गांव चलो अभियान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है विकसित ग्राम विकसित राष्ट्र। इस सपने के साथ गांव हमारे विकसित होंगे तो भारत देश स्वतः ही विकसित होगा। इस अभियान के तहत हमारी कार्यशाला है और इस कार्यशाला में जो हमारे मंडलों से संयोजक और शहर इस अभियान में बने हैं, जिले की जो हमारी टीम है, जिले के हमारे सभी मंडलों के मंडल देखते हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी के पूरी जिले की टीम के नेतृत्व में इस कार्यशाला में उनको एक दायित्व दिया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी गांव चलो अभियान के तहत 4 से 11 फरवरी तक, जिसमें 9, 10, 11 हमारे प्रदेश की तारीख तय हुई है। 24 घंटे का प्रवास एक कार्यकर्ता को, जिम्मेदार कार्यकर्ता को, नेतृत्व क्षमता वाले कार्यकर्ता को 24 घंटे के लिए गांव में जाना है और उस गांव में नरेंद्र मोदी सरकार की किसानों से, नौजवानों से, मातृशक्ति से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जो योजना है, उनको गांव की चौपाल पे किसानों के, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में रखना है, उनसे चर्चा करनी है। उनके सवालों के कोई सवाल जिज्ञासा है तो उन जिज्ञासा शांत करनी है, उनकी बातें वो बयान तक लानी है। और ये अभियान जो हमारा संगठन की दृष्टि से भी बूथ कमेटी की संरचना का भी काम देखेगा, पन्ना प्रमुख की संरचना का काम भी देखेगा। कुल मिला के 24 घंटे तक देश भर के 7 लाख गाँव में हमारे 20 से 25 लाख कार्यकर्ता 20 करोड़ परिवारों तक जाएंगे और एक साथ पूरे देश में इस तरह का आह्वान आगामी लोकसभा चुनाव में जो हमारा लक्ष्य मिशन 25 राजस्थान में, अब की बार 400 पार पूरे हिंदुस्तान में, इसको साकार करने के लिए महत्वपूर्ण अभियान 7 लाख गाँव में एक साथ एक 24 घंटे के प्रवास में, जिसमें एक गांव में माननीय प्रधानमंत्री भी रहेंगे, एक गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी, जिला अध्यक्ष जी भी, संगठन के पदाधिकारी, दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि स्वयं रहेंगे और वहाँ के अलग अलग कार्यकर्ताओं से गांव में मातृशक्ति से सबसे संपर्क करके इस अभियान को अंजाम देंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज बीएससी अंतिम वर्ष की छात्राओं के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन हुआ। बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने उनके रंगारंग प्रस्तुतियां दी और रैंप पर फैशन शो दिखाया। कार्यक्रम में कॉलेज प्रबंधन भी मौजूद रहा। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के फिजिक्स प्रभारी डॉक्टर SN मीना ने बताया कि आज बीएससी फाइनल ईयर की छात्राओं को विदाई समारोह मनाया गया। इसमें प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने इंट्रोडक्शन के साथ रैंप पर फैशन का हिस्सा बनी। छात्राओं ने रंग बिरंगे परिधानों में फैशन शो का आयोजन कर अपना जलवा बिखेरा। मीना ने बताया कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ, छात्राओं में खुशियां छाई रही। अमूमन छात्राएं पढ़ाई में व्यस्त रहती है तो वे एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाती है। ऐसे में आज फेयरवेल के आयोजन से एक दूसरे से परिचित हुए। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के अंदर आज बीएससी फाइनल की फेयरवेल पार्टी का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट काफ़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। जनरली क्या है, बीएससी के अंदर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिकल के अंदर इतनी बिजी रहती है कि उनको अपनी सीनियर्स का भी पता नहीं रहता। जब एक ही कॉलोनी से आते फिर भी उनको ये पता नहीं रहता कि हमारी कॉलेज के स्टूडेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन रैंप को लगभग बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने उनका 8 जगह तो वेलकम किया है और वेलकम के साथ साथ सभी का इंट्रोडक्शन रैंप को भी हो रहा है। और साथ ही इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज के हर एक स्टूडेंट बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर SN मीना, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। जोधपुर नगर निगम आयुक्त उत्तर के निर्देशानुसार गुरुवार को भदवासिया स्थित G+2 की कमर्शियल बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई की गई। गीता देवी पत्नी स्वर्गीय बुधाराम उदेनिया निवासी गंगा विहार भदवासिया स्कूल के पीछे वार्ड संख्या 64 जोधपुर ने शिकायत पेश की थी। शिकायत में बताया कि तुलसीराम उदेनिया पुत्र सुखाराम उदेनिया निवासी गंगा विहार भदवासिया स्कूल के पीछे गली में अवैध बालकनी का निर्माण कर लिया है एवं वार्ड संख्या 64 प्रभारी के DO रिपोर्ट के अनुसार
गैर साल द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत 3 मंजिला मकान व दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस पर आज नगर निगम उत्तर आयुक्त के निर्देश पर भवन को सीज करने की कार्रवाई की गई। इसमें अतिक्रमण प्रभारी रवि प्रकाश, बारासा अतिक्रमण टीम उत्तर टीम का भी सहयोग रहा। पूरी सीट है बिल्डिंग नेशनल सीट है पूरी। आप जान बात करो, कमिश्नर साहब लोग बात करो। आदेश में फोटो ले लीजिए, फोटो खींच आप पहले ठहर जाओ, फोटो बाहर ले लीजिए, कहीं ले फोटो खींच और पूरी बिल्डिंग ले ली, वीडियो ले और फोटो ले। जोधपुर में राइन मेवा फरोशान समाज का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट गुरुवार को पुराना रेलवे ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मौके पर टूर्नामेंट के सदर मोहम्मद रमजान ने कहा कि यह आयोजन समाज के युवाओं में खेल के प्रति उत्सुकता बढ़ाएगा, जिससे युवाओं को फिट और हिट रहने की प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम में आयोजन सचिव मोहम्मद आसिफ ने बताया कि इस टूर्नामेंट में प्रतिदिन 3 मैच खेले जाएंगे तथा प्रति मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का व फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। ऑफ कट, अच्छा शॉट मोहम्मद रईस द्वारा 1 रन के लिए। उदयपुर जिले के कानोड़ नगर पालिका में कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाई गई, उन्हें समय पर आने के लिए पाबंद किया गया। क्षेत्र में बुधवार को प्रातः 10:30 बजे नगर पालिका कार्यालय में जनप्रतिनिधि व आमजन ने फोन पर कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी रंजीत यादव को कहा, जिस पर यादव ने एक्शन लेते हुए अधिकारी तत्काल प्रभाव से नगर पालिका पहुंचकर कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर मंगवाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जानकारी जुटाई। बाद में कार्यरत कर्मचारी नगर पालिका पहुंचे। अधिशासी अधिकारी ने हाजिरी रजिस्टर मंगवाकर अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने की हिदायत दी। पालिका कैशियर, नरेगा कर्मचारी व नगर पालिका कर्मचारी को लताड़ लगाई। उन्होंने आमजन के कार्य सही तरीके व सुचारू रूप से करने के आदेश दिए। ठीक है, जब भी बाहर निकलेंगे, किस काम से बाहर निकल रहे हैं, मूवमेंट रजिस्टर के अंदर साइन करके बाहर निकलेंगे। ओसिया विधायक भेराराम सियोल ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। देश आज नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। कोरोना काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वह कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। आज विश्व में भारत की साख बढ़ी है। वे आज जोधपुर प्रवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सियोल ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देकर जनता की सरकार ने चिंता की, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। यह जो 2023-24 का बजट आया है वह आम आदमी को गरीबी से ऊपर उठाने का है। वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। सबका विकास, सबका प्रयास होगा। राजस्थान नए एम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ रहा है। सियोल ने कहा कि ERCP से प्रदेश को फायदा मिलेगा। सरकार बनते ही 45 दिनों में सरकार धरातल पर लेकर आई, यह अपने आप में ऐतिहासिक बात है। ERCP राजस्थान के लिए नई लाइफलाइन बनने जा रही है। भारत 2047 तक विश्व के महान शक्ति भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। प्रधानमंत्री की सोच भारत को विकसित श्रेणी में लेकर आएगी। आम आदमी की इस बजट के अंदर हिस्सेदारी है। जो इधर गांव और ढाणी में झूंपड़े के तबके में भी बैठा है, उनको हर तरीके की सहायता मिल रही है। प्रत्यक्ष रूप से किसान सम्मान निधि का जो पैसा जा रहा है, जो आपके DBT के तहत उनके सीधा खाते के अंदर जा रहा है। अरे 1 रुपये का भी कोई लीकेज नहीं है। ये ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। आपके लगभग जो है 11.80 करोड़ दूसरा लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है और ये किसान इस बात से खुश है। और ये आपके किसानों की आमदनी दुगना करने की भी इस ऐसा नीति में बहुत बड़े काम हो रहे हैं। जैसे मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। एक आपके जो है लखपति दीदी, उसमें भी आपके 9 करोड़ 83 लाख या जैसे महिला जो है समूह को डायरेक्ट जैसे उनको बेनिफिट दे रहे हैं। आपके PM आवास है, आपके आयुष्मान भारत है, आपका मृदा कार्ड है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, जिनसे आम आदमी का जो स्तर है वो ऊपर उठ।
ये दूसरे देखिए 2014 से भारतीय अर्थव्यवस्था में ये दूसरे पिछले इन 10 सालों के अंदर अत्यंत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। ये दूसरे जनता के आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ये दूसरे दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में ये दूसरा राष्ट्र जो है ये दूसरे नई ऊंचाइयां छू रहा है और कोरोना जैसी इतनी भयंकर महामारी के अंदर जैसे पूरे विश्व को ये दिखा दिया कि भारतीय वैज्ञानिक भी और भारत का सक्षम नेतृत्व भी, उन्होंने विश्व समुदाय को भी इस ऐसे कोरोना जैसी महामारी के अंदर जैसे पूरे विश्व की जैसे वसुधैव कुटुंबक का जैसे नारा अपनाते हुए जैसे पूरे विश्व की सहायता की है। और मैं समझ रहा हूँ कि लगभग 80 करोड़ लोगों को ये जैसे खाद्यान्न देकर जैसे जिस प्रकार से आम जैसे जनता की और आम आदमी की जैसे सरकार ने चिंता की है, वो जैसे इतिहास में ऐसा पहली बार ही हुआ है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी जो आपका 2023-24 का जो बजट आया है, एक आम आदमी का उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का और एक ऐसा सक्षम नेतृत्व का जो पहले के समय का एक नारा था जैसे जय जवान, जैसे जय किसान और जय विज्ञान, और अब जैसे जय जवान, जैसे जय विज्ञान और जैसे जय अनुसंधान भी 2047 तक ये जैसे विकसित भारत बनेगा। इस ये जैसे विकसित भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ में जैसे भारत देश आगे बढ़ रहा है। और मैं समझ रहा हूँ राजस्थान जैसे नए इंफ्रास्ट्रक्चरों से, जैसे नए एम्स से और बहुत सारे ऐसे काम, अभी जो आपकी ERCP की योजना आई है जिसमें 13 जिलों को एक जैसे सिंचाई का और पेयजल का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जैसा मिलेगा। और जो अटल जी की सोच थी वो आज जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको धरातल पर उतारने का काम किया। ये जैसे सरकार बनते ही 45 दिनों के अंदर ERCP की योजना को धरातल पर लेके आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और अपने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी एक साथ बैठकर जैसे जल शक्ति मंत्री जी के साथ में जो ये समझौता हुआ है, ये जैसे वाकई में ही मैं समझ रहा हूँ राजस्थान की एक जैसे नई लाइफ लाइन बनने जा रही है। और मैं समझ रहा हूँ भारत 2047 तक एक ऐसा विश्व की सबसे महान शक्ति भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। जोधपुर के लाचू मेमोरियल कॉलेज एवं 4 राज एयर स्क्वाड्रन NCC जोधपुर की कैडेट कृष्णा राठौड़ के 26 जनवरी को राजपथ परेड में भाग लेकर घर लौटने पर कॉलेज में भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर लाचू कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रवीण माथुर एवं सचिव सचिन माथुर ने कृष्णा राठौड़ का पुष्पगुच्छ एवं माल्यार्पण भेंट कर स्वागत एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। फार्मेसी संकाय निदेशक प्रोफेसर GK सिंह एवं कंप्यूटर एवं मैनेजमेंट के निदेशक प्रोफेसर प्रियदर्शी पाटनी ने कहा कि कृष्णा राठौड़ के अचीवमेंट से कॉलेज परिवार का ही नहीं पूरे जोधपुर संभाग का नाम गौरवान्वित हुआ है। इस अवसर पर डॉक्टर प्रतिभा बिदावत, NCC के डॉक्टर संदीप अरोड़ा एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के घर को लेकर अहम घोषणा की। लोगों की समस्याओं का धरातल पर समाधान, 2024 का चुनाव स्वाभिमान का बुनियाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां देश को विकसित और समृद्ध देश बनाएगी, इस बार फिर चलेगा मोदी का मैजिक, राठौड़। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी घप्रिकम 2024 का शुभारंभ कल से। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।